हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर स्टडी विद ग्रेट एफर्ट एंड इंटरेस्ट। सो गाइस, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के ऊपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सो गाइस, आई हैव कम विथ अ न्यू एक्साइटिंग टॉपिक्स फॉर यू एंड दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टॉपिक बेसिस। यस दोस्तों, बेसिस के बारे में जितना कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस क्लास में। इससे अगले जो वीडियो है दोस्तों, मतलब जो वीडियो हम लोग डाल चुके हैं एसिड्स के बारे में था, तो वहां पर एसिड्स का हर एक पॉइंट्स, हर एक इंपॉर्टेंस दिक जो है यहाँ डिस्कशन किए थे। तो आई होप आप लोग उस वीडियो को देख के ये वीडियो देख रहे हो। सो गाइज, हर एक चीज यहाँ पर करवाया जाएगा जो भी आप लोगों के एग्जाम के रिलेवेंट है, सारा टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर कर देंगे विथ एक्सप्लेनेशन, विथ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, विथ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। हर एक एंगल, हर एक कोने को दोस्तों कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सो गाइज, आज की ये जानदार, शानदार और ताबड़तोड़ क्लास की शुरुआत हम लोग अभी करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अपने पेपर और पेन के साथ बैठे हो और साथ में एक छोटा सा वाटर बॉटल लेके बैठा करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहना जरूरी है ब्रेन में दोस्तों। कंटिन्यूअस आप लोग अगर वाटर लेते रहो बॉडी में तो वो कंसिस्टेंट रहेंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो आराम से बैठे हो, ठीक है, पेन और पेपर रेडी है, बस प्यारा सा हेडिंग लगा लो बेसिस के ऊपर। बस ये जो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ये आपका बेस सेक्शन पढ़ेंगे आज। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पीएच के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे वो जो है ना इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, वो और उसका कैसे बनाते हैं, लाइक ऑल दिस थिंग्स विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बेसिस के ऊपर काम करेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप लोग एक प्यारा सा हेडिंग लगाओ कि बेसिस। ठीक है, चलो अब देखो बहुत अच्छे से, मतलब एकदम धीरे धीरे हर एक चीज को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो पहला जो है चीज बच्चों, बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बेस का हम लोग पढ़ेंगे आज। उसके बाद बेसिस का रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसको केमिकल बिहेवियर्स पढ़ेंगे एंड यूजेस पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें, तो बहुत दिल थाम के आप लोग बैठो और क्लास का एंजॉय करते जाओ। ठीक है, और हर एक चीज को आप लोग नोट करके रखो। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम इन्वेस्ट करो ये जैसे कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको काम में आए। ठीक है, तो पहला जो दोस्त है, पहला तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे बेसिस के ऊपर कि ये बेस जो होता है बीटर टेस्ट में होता है, एकदम मतलब बीटर टेस्ट। ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है दोस्तों ये बीटर टेस्ट का होता है। आप लोग कभी ये जो बीटर टेस्ट, ये तो बहुत ही कॉमन है, मतलब आप लोग बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है बीटर टेस्ट कैसे होता है। तो गाइस, करेला होता है ना वो तीता टाइप का, सो बीटर टेस्ट। साबुन होता है ना, साबुन अगर मुंह में मान लो कि लग गया तो ऐसा ही टेस्ट आता है। तो बीटर टेस्ट होता है आपका बेसिस का। ठीक है, अब देखो अगर आप बेस को टच करोगे, लाइक आपके पास ये, इसको अगर टच करते हैं हम लोग, ठीक है, ये अगर टच किया जाएगा दोस्तों, टच अगर करेंगे तो कैसा फील आएगा। देखो एक आएगा आपका स्लीपरी फील आएगा दोस्तों। कैसा फील आएगा? स्लीपरी। अब देखो ये स्लीपरी फील क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपके पास एक सोप है। ठीक है, आपके पास एक सोप है, मान लो ये आपका डाव का, और कोई भी एक कंपनी का मान लो सोप है। ठीक है, ऐसा कोई कंपनी का नाम मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एबीसी वाला एक सोप है, तो सोप को अगर टच करेंगे आप लोग तो डेफिनेटली कैसा फील आएगा, आप लोग कैसा फील करोगे हम लोग टच करके? तो एक स्लीपरी फील होगा कि नहीं बताओ। तो दैट्स व्हाई ये बेसिस का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है दोस्तों। तो इससे आप लोग को ये पता चल रहा है कि ये जो सोप होता है ना, सोप, यहां पर क्या होता है कि सोप में दोस्तों ये अल्कली बेसिस जो है यूज किया जाता है। यहां पर मेजॉरिटी में दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कपड़ा धोने का जो सोप आता है ना, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा की जो है यहां पर यूज किया जाता है। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक यूज भी आप लोग देख लें, हालांकि आगे में जाके हम लोग सब बहुत सारे डिफरेंट बेसिस का यूज भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसका स्लीपरी टच है, स्लीपरी, और यू कैन से सोपी टाइप का इसका जो है नेचर है। यहां तक दो पॉइंट आप लोगों को बता दिए सोप के रिगार्डिंग। तो एक पॉइंट है सर कि ये बीटर टेस्ट में आता है, और एक पॉइंट है कि टच जो होता है दोस्तों यहाँ पर स्लीपरी टच होता है। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो उसका कुछ जो इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे, जो एसिड बेस इंडिकेटर है दोस्तों, उसके ऊपर इसका क्रिया क्या होगा, ये किस तरह उसके ऊपर काम करते हैं,
तो देखो एक जो है प्यारा सा इंडिकेटर है, हम लोग सभी का प्यारा, सभी का चाहिदा जो है इंडिकेटर, लिटमस 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 जी को ये कैसे चेंज करते हैं देखो। तो मान के चलो दोस्तों, आपके पास अगर ये रेड लिटमस आता है और रेड लिटमस को अगर आप बेसिस सोल्यूशन में डालोगे तो ये रेड कहां कैसे चेंज होगा बताओ। ये रेड जो है ये आपका ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ये रेड जो कलर है इसका ये कन्वर्टेड हो जाएंगे किस कलर में ना, ब्लू कलर में दोस्तों यहां पर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अर्थात इसका मतलब ये निकल रहा है कि सर मेरे पास अगर आप एक सोप सोल्यूशन दे देते और सोप सोल्यूशन में दोस्तों अगर लिटमस पेपर अगर डाला जाता है तो डेफिनेटली उसका कलर जो है रेड लिटमस कैसे बन जाएगा, ये आपका ब्लू लिटमस में बदल जाएंगे। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो ऐसे में आप लोग एक बेसिक सॉल्यूशन का पता कर सकते हो बाय यूजिंग द सिंपल एसिड बेस इंडिकेटर लिटमस। समझ में आया। अब देखो दोस्तों और क्या होता है, और भी बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर है जिसके ऊपर इस बेस का जो है अलग अलग तरीके से इसका कलर चेंज होता है। तो जैसे एक और भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसका नाम है दोस्तों फेनोल्फथैलीन। तो दोस्तों यहाँ पर फेनोल्फथैलीन के ऊपर क्या काम करता है देखो। फेनोल्फथैलीन, फेनोल हो गया, फेनोल्फथैलीन, ठीक है। इसका नाम दोस्तों बहुत बड़ा है ना, लेकिन देखो बहुत आसान तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। फेनोल हो गया, पहले फेनोल लिखना है, उसके बाद पीएच, उसके बाद थैलीन, ठीक है। तो फेनोल्फथैलीन, तो फेनोल्फथैलीन का दोस्तों क्या है, इसमें देखो नॉर्मल इसका जब कलर होता है, नॉर्मल कलर जो इसका होता है वो होता है कलर लेस, ठीक है। ये कलर क्या होता है नॉर्मल है, अगर देखेंगे जनरली इसका कलर लेस होता है। कोई भी कलर दोस्तों इसका नहीं होता, लेकिन अगर इसको अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे आप लोग, बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है दोस्तों, मान लो कि ये बेसिक सॉल्यूशन है और इसमें अगर आप लोग इसको डाल रहे हो तो बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या कलर देंगे, तो डेफिनेटली बेसिक सॉल्यूशन में आते ही दोस्तों इसके साथ जो इसका कलर जो चेंज हो जाएगा, इसका मैकेनिज्म जो है इसका चेंज हो जाएगा और ये कलर दे देंगे। इसका कलर से हम लोग को पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। तो पिंक कलर में दोस्तों ये बदल जाता है। ये फेनोल्फथैलीन जो है ये आपका हायर क्लासेस में इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर सब कुछ याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जस्ट नॉर्मली देखेंगे कि फेनोल्फथैलीन जो है वो कलरलेस होता है नॉर्मली, हालांकि एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस ही रहता है, इसीलिए तो एसिड और बेस को चेक करने के लिए फेनोल्फथैलीन का यूज किया जाता है। तो फेनोल्फथैलीन कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, बट बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, ये अपना कलर को चेंज करते हैं तो ये आपका पिंक कलर में आ जाता है। समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 पॉइंट हम लोग क्या कर लिए, बेसिस के ऊपर काम कर लिए, ठीक है। और दोस्तों देखो और भी बहुत चीज है जो अभी बेसिस के ऊपर वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो और क्या बात है सर, देखो बेसिस जो होता है ना दोस्तों वो क्या होता है, कोरोसिव नेचर में होता है। कोरोसिव मतलब क्या होता है ना, देखो कोरोसिव नेचर जो होता है आपका, अगर मान के चलो आप एक छोटा छोटा पिलेट में आता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग लैब में देखे होंगे आपके स्कूल्स में कि जो है आपका यहाँ पर पिलेट जैसा, ऐसे मान के चलो ऐसा एक बॉटल में रखा जाता है जहां पर ऐसा छोटा छोटा पिलेट्स रहता है, ऐसे छोटा छोटा व्हाइट कलर का जो होता है दोस्तों, ये व्हाइट कलर का ऐसे के सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलेट्स रहता है, ठीक है। तो अगर आप उसको हाथ में लोगे, ठीक है, थोड़ा हाथ में अगर लोगे तो एक बर्निंग सेंसेशन आता है दोस्तों, ठीक है। ये हालांकि फिल किए है, यहाँ पर थोड़ा सा रख के एक गर्म चीज अनुभव होता है, वहां पर एक बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि बर्निंग हो रहा है हाथ, तो बर्निंग सेंसेशन जो है दोस्तों यहाँ पर होता है। समझ में आया कि नहीं बताओ। ये पार्ट पल्ले पड़ा कि बर्निंग सेंसेशन होता है जब आप क्या करते हैं, उस छोटा सा जो है पिलेट, ठीक है, वो टैबलेट जैसा उसको अगर हाथ में लोगे तो क्या होगा, एक बर्निंग सेंसेशन वहां पर से डेवलप होंगे। और इसी वजह से क्या है दोस्तों, ये क्या है कि कोरोसिव नेचर में होता है। समझ में आया कि नहीं बताओ। ये चीज पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ आप लोगों को, ठीक है। ये चीज पल्ले पड़ा कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका स्किन में जब आता है कांटेक्ट स्किन का, तो उसमें क्या होता है, आपका एक बर्निंग सेंसेशन आता है। और ये नॉर्मली आपका NaOH KOH ये टाइप का जो स्ट्रॉन्ग बेस है दोस्तों, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंडर में आएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वही बेस जो क्या करते हैं, वही बेस जो क्या करते हैं, मतलब पूरा पूरी जो है वो डिसोसिएट कर जाता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये सारा पॉइंट आप लोग लिख लो, तब तक हम एक कैमरा को चेक कर लेते हैं सब सही है कि नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से सारा कुछ सही है। तो दोस्तों अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। देखो और एक क्या और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे पॉइंट यहां से निकल जाएंगे। जैसे देखो
ये आप लोगों को पता था कि एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे। अब दोस्तों यहां पर भी क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से ये लोग भी काम कर सकता है। अगर आप क्या करोगे कि एक सोल्यूशन बनाओगे, ठीक है, ये मान लो कि वाटर है, इसमें क्या डाले आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से काम करेंगे। कैसे काम करेंगे ये, एक इलेक्ट्रोलाइट। अब सर इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं पता हम लोगों को। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट वही होता है जो ऐसे मोल्टेन अगर स्टेट कर देंगे उन लोगों को तो वहां पर आयंस बन जाएंगे, हालांकि एक्वेस करेंगे तो भी वहां पर क्या हो जाएंगे, आयंस बनेंगे। तो ये क्या करता है, ये लोग ना मोल्टेन स्टेट में और आपका क्या होगा, एक्वा स्टेट में क्या करेंगे ना, आयंस में फर्निश हो जाएंगे, आयंस बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आया, बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप लोग मेल्ट कर दो मोल्टेन स्टेट में तो भी आयंस बन जाएंगे और एक्वस में भी क्या बन जाएंगे, आयंस। और दोस्तों ये आयंस ही होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो है यहाँ पर कंडक्टर होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो ड्यू टू आयंस होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है ना, ड्यू टू आयंस का जो मूवमेंट होता है दोस्तों, आयंस का जो मूवमेंट होता है सॉल्यूशन में, मूवमेंट इन सॉल्यूशन, उसके कारण क्या करते हैं ये लोग, इलेक्ट्रिसिटी दिखाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर दिखाते हैं। तो देयर एक्वा सॉल्यूशन, यू कैन से देयर एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक नॉर्मल सा पॉइंट आ गया कि जो बेसिस का आपका, कि बेसिस का जो होता है दोस्तों एक्वा सॉल्यूशन, वो क्या होता है आपका, कंडक्ट करते हैं क्या ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा नहीं बताओ, ये पॉइंट आप लोगों को पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ। तो आपका क्या होगा, देखो एसिड भी आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से काम कर सकता है, अर्थात एसिडिक जो सॉल्यूशन हो तो वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे, उसका सॉल्यूशन बेसिस का भी हो रहा है। अब आगे में जाके देखेंगे दोस्तों सॉल्ट का भी जो होता है सॉल्यूशन, वो भी आयन प्रेजेंट रहता है और उसके कारण क्या होता है, उसका सॉल्यूशन भी आपका कंडक्टिविटी जो है दिखाते हैं। समझ में आया ये पॉइंट आप लोगों को। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में ये आता है कि देखो ये क्या करते हैं ना, एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है। नॉर्मल सी बात है कि ये क्या करते हैं, रिएक्ट विद एसिड, ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद एसिड। अब देखो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, पहला बात तो ये है, ये लोग बनाएंगे सॉल्ट बनाएंगे और साथ में बनाएंगे वाटर। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो आपके पास एसिड है HCl और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बुलाएं और बोले कि इसके साथ रिएक्शन करो और दिखाओ, बच्चों को दिखाओ कि क्या होते हो आप लोग, कैसे रिएक्ट करते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि HCl क्या होता है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हालांकि यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस में टूटेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या है बच्चों, ये एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी ऐसे टूट जाएंगे। और देखो कैसे कैसे रिएक्शन होता है, आप लोगों को यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होंगे और यहाँ पर H प्लस और OH माइनस के बीच में रिएक्शंस होंगे। तो हालांकि यहाँ पर जो बनने वाला है सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड और क्या बनेंगे ना, वाटर बनेंगे। तो ये नॉर्मल सा इक्वेशन है। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस इक्वेशन को हम लोग एक अलग तरीके से जो है नाम देते हैं और उसका नाम आप लोगों को दिमाग में चल रहा है, पता है मेरे को, और वो होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो ये हर एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर आपका बेसिस का जो नेचर होता है, ठीक है, बेस का जो नेचर होता है, अल्कली नेचर, बेस का जो यहाँ पर नेचर होता है दोस्तों, ठीक है, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्योंकि देखो ये जितना भी क्या करेंगे, बेस क्या करते हैं, OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं, तो वो उसको ना सारा क्या करते हैं, H प्लस उसको खत्म कर देते हैं। मतलब H प्लस और OH माइनस के बीच में रिएक्शन होने के बाद ये जो बेसिक नेचर होता है ये खत्म हो जाता है और इसका भी जो एसिडिक नेचर जो है खत्म हो जाता है। तो बेस यहाँ पर इस रिएक्शंस में क्या करते हैं ना, लॉस कर जाते हैं इसका प्रॉपर्टी, लॉसेस इट्स प्रॉपर्टी। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये पॉइंट आप लोगों को पल्ले पड़ा, ये आपको पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ। हर एक बच्चे को समझ में आया ये चीज कि ये जो बेसिस होता है दोस्तों, इसका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या कर जाता है, वो लॉस कर जाता है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो बेसिस होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिस जो होता है वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो वो कैसे होता है देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये होगा कि बेसिस जो है दोस्तों वो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। बताओ अब देखो मेटल के साथ ये लोग कैसे रिएक्शन करेंगे।
तो दो मेटल है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दो मेटल की बात करेंगे हम लोग, एक तो है जिंक और एक होता है एल्यूमिनियम। इन दोनों के साथ दोस्तों किसका रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की दोस्तों रिएक्शन करवाएंगे, जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा ना, पहले तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखो यहाँ पर एज ए बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में दोस्तों यहाँ पर जिंक की बात किया जा रहा है, तो दोनों को मिला के जो चीजें बनेंगे यहाँ पर, दोनों को मिला के जो चीजें बनेंगे वहां पर, वो क्या होगा ना सर, ये आपका हो जाएगा Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस जो है दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है निकल जाएंगे। आप लोग देख सकते हो दोनों तरफ जो है यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉम्स है वो सिमिलर नंबर में है, अर्थात ये एकदम बैलेंस्ड इक्वेशंस की बात हो रहा है। ओके सर, तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के बीच से रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है सोडियम जिंकेट। दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम, इसका नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को, सोडियम जिंकेट इसका नाम है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। और साथ में क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर H2 बन रहा है। अब देखो ये क्या है, एक आपका ये सॉल्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक सॉल्ट है। हालांकि ये सॉल्ट अलग टाइप का है थोड़ा, अभी इन लोगों का डिस्कशन नहीं है आप लोगों का। जैसे कि मान लो कि सोडियम क्लोराइड भी तो एक सॉल्ट है सर, तो ये अलग टाइप का सॉल्ट है दोस्तों, और ये आपका एक अलग टाइप का सॉल्ट है, तो इसका नेचर आपका अलग होगा थोड़ा। ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे हायर क्लासेस में। अब देखो यहाँ पर आपको और एक मेटल बचा हुआ है, यहाँ पर एल्यूमिनियम बोल रहा है कि चलो मेरे साथ भी रिएक्शंस कर लो, क्या होता है देखते हैं दोस्तों। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप लोग एल्यूमिनियम की रिएक्शंस करोगे तो दोस्तों एल्यूमिनियम के ना थोड़ा डिमांड है भाई, कि एल्यूमिनियम बोल रहे हैं देखो मेरे को थोड़ा 2 गिलास पानी दे दो फिर हम रिएक्शन करेंगे। याद रखना इस बात को, एल्यूमिनियम का थोड़ा डिमांड है और वो पहले 2 गिलास पानी पिएंगे उसके बाद बोलेंगे हाँ हम रिएक्शन करने के लिए अभी तैयार है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मॉलिक्यूल ले लो और यहाँ पर एल्यूमिनियम भी 2 ले लो और साथ में दोस्तों 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए आप लोगों को बोले कि 2 ग्लास पानी के साथ ये रिएक्शन करता है। यहाँ पर देखो कोई भी पानी की बात नहीं हो रहा है दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएंगे सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, समझ में आया, NaAlO2 इसका नाम है दोस्तों सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में यहां पर क्या बनेंगे ना, हाइड्रोजन दोस्तों बन जाएंगे। तो थोड़ा इसको देख लो आप, कितना हुआ हाइड्रोजन जो है यहाँ पर बनेंगे, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, अब पूरा क्लियर हो गया, 2 या उससे ज्यादा बनेंगे। देखो ध्यान से, यहां से आपका 2 हाइड्रोजन, यहां से आपका 2 2 4, मतलब 3 बनेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3H2 जो है यहाँ पर होगा, समझ में आया। तो देखो ये आपका ध्यान देने वाली बात है कि सोडियम एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनेट आयन और जिंकेट आयन, दोनों आयन को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। तो ये दोस्तों जिंकेट आयन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या है, देखो अलग से पेन से लिखते हैं तो ध्यान दोगे आप लोग थोड़ा ना सर। जिंकेट आयन का फिर हम लोग याद तो हो ही जाएंगे, यहाँ पर ZnO2 2- होगा, और यहाँ पर एल्यूमिनेट जो आयन है दोस्तों, एल्यूमिनेट आयन, उसका भी दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को, AlO2 और -1। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जिंक की जो है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीडेंट स्टेट 2 में है, 2+। ठीक है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम तो 3+ होता है, तो इसी को मेंशन करते हुए इस फार्मूला को बनाया हुआ है, ऐसे माइनस चार्ज यहाँ लगा है 1, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 2- लगा है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली आप लोग को ये बात समझ में आ गया है कि ये कैसे होता है। ठीक है, अब देखो मेटल, अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिस के साथ दोस्तों नॉन मेटल की जो है रिएक्शंस करवाएंगे। तो हेडिंग लगाओ आप लोग कि रिएक्शंस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस होगा, रिएक्शंस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब पहला बात यह है कि कुछ नॉन मेटल्स की बात कर ले हम लोग पहले। ठीक है, कुछ नॉन मेटल्स जो होता है दोस्तों, नॉन मेटल्स जो होता है वो क्या क्या होता है, देखो ना, कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, जैसे आपका कार्बन हो गया, जैसे सल्फर हो गया, जैसे फास्फोरस हो गया, ये सारे जो है ना दोस्तों, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स के अंडर में आएंगे। तो इन लोगों का जो ऑक्साइड होगा, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया,
कार्बन का ऑक्साइड हो गया CO2, सल्फर का हो गया SO2, ठीक है, फास्फोरस का हो गया P2O5, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं देखते हैं। तो देखो एक तो ये ले लो आप लोग, एक बेस ले लो, तो बेस बेस लेते हैं आप लोग, एक बेस, ठीक है, प्लस क्या करते हैं हम लोग, एक नॉन मेटल ऑक्साइड को लिखते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड को लिखते हैं, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड को लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा इंक भर लेते हैं, एक मिनट जस्ट। क्या बताया आप लोगों को कि बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो क्या करेंगे ये लोग ना, सॉल्ट बनाएंगे, प्लस बनाएंगे आपका वाटर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आएगा। जैसे आपके पास मान के चलो बेस है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अच्छा कौन बताएगा मेरे को, कौन बताएगा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है। तो देखो बच्चों, इसको बोला जाता है स्लेट लाइन। क्या बोला जाता है इसको ना, स्लेट लाइन। बार बार रिवीजन करो तब ना दिमाग में छपेगा आप लोगों का, स्लेट लाइन। और आप लोगों को ये भी बता देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको बोला जाता है क्विक लाइन। क्या बोला जाता है उसको, क्विक लाइन। हम ये चाहते हैं कि देखो कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है उसका रिवीजन होता रहे बार बार, ठीक है। तो जो भी रिलेटेड पॉइंट है बताते जाएंगे। तो दोस्तों क्या है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और एक आपका नॉन मेटल ऑक्साइड, कोई भी एक उठा लो वहां से, CO2 उठा लो। तो देखो ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और डेफिनेटली क्या बनेंगे यहाँ पर ना, बनेंगे आपका दोस्तों सॉल्ट बनेंगे। देखो तो सॉल्ट क्या होगा यहाँ पर, ये आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो बहुत अच्छे से ढंग से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आप लोगों को लग रहा है ना कि देखो एक चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर रिलेटेड है, तो कोई भी चैप्टर में दोस्तों कोई भी मतलब खामियां रह जाएगा तो आगे में आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से माथे में रखना है, ठीक है, और समझना भी अच्छे से। चलो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब देखो बाकी जो काम है यहाँ पर वाटर की है। तो दोस्तों यहाँ पर बात क्लियर हो गया क्या, नहीं बताओ कि सोडियम, ये जो बेस है आपका वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते क्या बनाता है ना, सॉल्ट बनाता है, हाँ वाटर बनाते हैं। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब देखो ये बेस है दोस्तों और ये क्या होगा, इसका नेचर क्या हो सकता है बताओ। तो एक बेस किसके साथ रिएक्शंस करेंगे, ऑब्वियसली एक बेस बेस के साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे। तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर आइदर एम्फोटेरिक हो सकता है और दोस्तों इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि ऐसा नॉन मेटल होता है और आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड होता है वो आपका एसिडिक नेचर में आता है। तो ये पॉइंट ये आपको बहुत एक नंबर दिलाएंगे दोस्तों, इसको याद रखना कि जो नॉन मेटल जो ऑक्साइड होता है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है आपका वो क्या होता है दोस्तों, ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो आपका क्या होता है, एसिडिक नेचर में आता है। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये क्या होता है आपका एसिडिक नेचर में आता है। ये बात आप लोगों पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा बता दो, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों आई होप हम लोग अपना जर्नी कंप्लीट कर लिए। अब आगे में देखेंगे बहुत कुछ अभी भी बाकी है, ठीक है। तो चलो धीरे धीरे हम लोग उसी और चलते हैं, उसी मंजिल के और चलते हैं दोस्तों, और ये आप लोगों के साथ चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को छोड़ देंगे बीच में, आप लोगों के साथ ये पूरा सफर जो है चलना है दोस्तों। लाइफ में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गाइडेंस अगर आपको अच्छे से मिल जाए तो आप लोग कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये मार्क्स तो कुछ नहीं है, 95 98 यूं ही आ जाएंगे आप लोगों को, अगर आप लोगों को पढ़ने का इरादा है, अगर उम्मीद है, अगर जोश है, ठीक है। तो आप लोगों को बस एक गाइडेंस चाहिए कि हाँ एक ऑब्जर्वर है मेरे माथे के ऊपर, तो डेफिनेटली वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूं। और कुछ भी अगर काम में गड़बड़ी हुई तो दोस्तों वो बता देंगे कि हाँ ऐसे चलो, ऐसे चलना है, लाइक, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है ना एक ट्रू गाइडेंस, एक ट्रू गाइडेंस दोस्तों एक अंधेरे में एक टॉर्च की तरह होता है, ठीक है। एक ट्रू गाइडेंस जो होता है ना दोस्तों, एक अंधेरे में एक टॉर्च की तरह होता है, टॉर्च, छोटा सा टॉर्च, छोटा सा बत्ती। तो दोस्तों देखो एक साथ मतलब सारा चीज को वो जो है लाइटिंग नहीं दे सकता, सारा चीज आप लोगों को एक साथ में नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना तो दिखा सकता है ना, इतना तो उस लाइट छोटा सा बत्ती में दम है कि आगे में जो पैर रखोगे आप लोग वो कहां रखना है, ठीक है। मतलब आप लोगों को राहें दिखा देंगे कि कौन सा रास्ता में आप लोगों को चलना है। चलना तो आप लोगों को खुद का ही है ना, बट ये जो बता रहा है कि हाँ इसी रास्ते में आप लोगों को चलना है, तो वो
सटीक रास्ता होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक गाइडेंस के अंडर में हो आप लोग, और वो बहुत सालों का तजुर्बा है दोस्तों उस फील्ड में, तो आप लोग सही गाइडेंस करेंगे तो आप लोग को बहुत टाइम जो है बच जाएंगे। आप लोग हिट एंड ट्रायल रूल लगा के बहुत सारा टाइम वेस्ट जो करते हो वो चीज नहीं होगा। जो आप लोगों को चीजें बताया जा रहा है, जिस राह में चलने के लिए बोला जा रहा है, आप लोग जस्ट चलते चलो, आप लोग चलते चलो तो मंजिल आप लोगों का मिल जाएंगे। तो ये मेरा बोलने का ये मतलब है कि जो जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो एकदम मतलब साइंटिफिक है, एकदम फैक्ट है, जो आप लोगों का एग्जाम में रिलेवेंट है, जो आप लोगों को मार्क्स दिलाएंगे वही चीज पढ़ रहे हैं आप लोग। जो भी देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर जो भी चीज करवाया जा रहा है सब आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोगों का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है इस स्लाइड्स में दोस्तों, इस क्लास में, वो हर एक चीज एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हवाबाजी नहीं हो रहा, तो बहुत बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज को समझो और क्लास को चलो लाइक करो, ठीक है। लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक करो, शेयर करो। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों को देखना होगा। यहाँ पर आगे में चलते हैं, हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, और आप लोग भी थोड़ा पानी वगैरह पी सकते हो तो पी लो, ठीक है, क्योंकि अभी चलने वाला है, अभी क्लास अभी कुछ देर चलेंगे, बहुत सारा चीज अभी बताने के लिए बाकी है मेरा। तो दोस्तों यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड की कहानी तो खत्म कर ली है, अब हम लोग आगे में बढ़ेंगे। और क्या है टॉपिक, देखो आप लोग एक बताओ चीज, देखो एक हर एक एसिड में एक कॉमन चीज होता था, वो हम लोग बात कर लिए थे कि हाँ एक एसिड में सर आप बताए थे कि कॉमन क्या होते थे, ठीक है। अब बताओ, आंखें बंद करो आप लोग, चलो आंखें बंद करो और याद करो कौन सा चीज जो है एसिड में कॉमन से बताए थे हम। हाँ, तो आप लोग को ये याद आ गया कि हाँ सर ने बताया था कि H+ जो होता है वो हर एक एसिड के पास कॉमन होता था। अब बेस के लिए क्या होगा सर, तो बेस के लिए भी कुछ ना कुछ कॉमन होंगे, तो ऑब्वियसली उसी के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। तो देखो कि क्या चीज जो होता है कॉमन होता है ना, जो कॉमन होता है दोस्तों, ठीक है, वो यहां पर विच आयन इज कॉमन इन बेस, which ion is common in basis। तो कौन सा जो आयन है दोस्तों यहां पर वो बेसिस में कॉमन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोक्साइल आयन। क्या होगा इसका आंसर ना, इसका आंसर होगा सर हाइड्रोक्साइल आयन। अब देखो बच्चों हाइड्रोक्साइल आयन क्या होता है ना, हाइड्रोक्साइल आयन होता है दोस्तों वो H- आयन, ये आपका होता है हाइड्रोक्साइड आयन। और ये कहां से बनता है, देखो ये बनता है आपका बेस से, ये आपका बनता है बेस से। तो आप एक बेस का एग्जांपल ले लो ना, बेस का एग्जांपल लेते सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये क्या होता है कि जब ये पानी में जाता है, ठीक है, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है दोस्तों, तो क्या होता है वहां पर ये बनाता है सोडियम आयन, जो कि पानी में एक्वस फॉर्म में रहता है, इसे डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है OH- आयन बनता है, और वो भी क्या रहता है यहाँ पर ऐसे हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, मतलब डिसॉल्व स्टेट में रहता है, एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो ये OH- कहां से आ रहा है ना, ये आपका आ रहा है बेस, समझ में आया। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था दोस्तों कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो आपका पानी में जाके एक्वस सॉल्यूशन में जाके वो क्या करेंगे, फर्निश करेंगे, और और क्या देंगे ना OH- और हाइड्रोक्साइल आयन देंगे। तो इस चीज को थोड़ा आप लोग लिख लो कि द substance which gives hydroxyl ion अर्थात OH- आयन इन aqueous solution। तो जो आयन मतलब यहां पर क्या हो रहा है, देखो सब्सटेंस की बात हो रहा है, जो क्या करते हैं, देता है क्या, हाइड्रोक्साइल आयन। जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है ना, उन लोगों को क्या बोला जाता है ना, बेसिस बोला जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पर हर एक बेस में फिर क्या कॉमन है ना, बस हर एक बेस में हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NaOH, तो इसमें भी क्या होगा, ये पानी में जाके सोडियम प्लस एक्वस OH- बनाएंगे दोस्तों। अगर हम बात करें KOH की, तो ये भी क्या करेंगे, K प्लस एक्वस बनाएंगे, और OH- क्या बनाएंगे, एक्वस बनाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों
NH4OH की, NH4OH की, तो ये भी क्या करेंगे, NH4 आयंस अर्थात एमोनियम आयंस बनाएंगे और साथ में बनाएंगे OH माइनस एक्वस। अगर हम दोस्तों बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये भी क्या करेंगे, मैग्नीशियम 2+ आयन बनाएंगे और साथ में बनाएंगे आपका हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को समझ में आया कि हर एक जो बेस की यहां पर बात हो रहा है वो क्या कर रहा है, यहां पर पानी में जाते ही OH माइनस और हाइड्रोक्साइड आयंस बना रहा है। अब देखो और एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो बेसिस होता है और एल्कली के बारे में और भी एक नाम हम लोग सुने, तो वो चीज क्या है। देखो दोस्तों, ये एल्कली वाला जो कहानी है ना, एल्कली वो क्या होता है आपका, एल्कली जो होता है वो बेस ही होता है। वो क्या होता है आपका, एक बेस होता है, वो क्या करता है, पानी में डिजोल्व होता है। एल्कली आर बेसेस, ये बेसेस ही होता है, बट ये क्या करता है, ये पानी में डिजोल्व होता है, डिजोल्व इन वाटर, dissolve in water and gives OH minus ion and gives OH minus ions। तो दोस्तों क्या है, देखो यहां पर ये आपका जो एल्कली की बात हो रही है ना, वो डेफिनेटली पानी में डिजोल्व होंगे। ऐसे भी बहुत सारा बेसिस मिल जाएंगे आप लोगों को इन हायर क्लासेस जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होगा, OH माइनस आयन नहीं देंगे, बट फिर भी वो लोग बेसिस के अंडर में आएंगे, क्योंकि बेसिस का जो डेफिनेशन है वो यहां पर तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये जो सब्सटेंस होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देंगे। ये आपका बताया था आर्हेनियस, ठीक है, ये किसने बताया था ना, आर्हेनियस, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है ये, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट 1884 की बात हो रहा है। तो ये आर्हेनियस जी ने बताया था कि ये चीज होता है, तो आपको उसको बेस बोला जाएगा, जो कि मतलब OH माइनस आयंस में फर्निश करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। और भी दोस्तों यहाँ पर हायर 11 में आप लोग पढ़ोगे कि आपका हो जाएगा जो लोन पेयर दोस्तों वहां पर जिसमें होता है, तो उसको लुईस बेस बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ब्रॉन्स्टेड एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि मतलब H क्लास को लेते हैं, उन लोगों को बोला जाता है ब्रॉन्स्टेड बेस, मतलब जो H क्लास को ले लेता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्लास 10 में तो सिंपल सा चीज है जो सिलेबस में, वही चीज हम लोग आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो आर्हेनियस वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को सिलेबस में है, तो OH माइनस जो देता है वो आप लोगों को क्या बोला जाएगा, बेस। एंड जो एल्कली जो दोस्तों होता है वो क्या होता है, वो बेसिस से होता है, लेकिन वो पानी में डिसॉल्व होता है, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, OH माइनस में मतलब कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखो, KOH आपका एक एल्कली हो जाएगा कि नहीं, बताओ, KOH आपका एल्कली हो जाएगा कि नहीं, NaOH आपका क्या हो जाएगा, एक एल्कली हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, ये आपका क्या हो जाएगा, एल्कली, क्योंकि ये सारा जो है पानी में भी डिसॉल्व होते हैं और आपका OH माइनस आयंस भी देते हैं पानी में डिसॉल्व होने के बाद। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया क्या चक्कर है आपका एल्कली का और आपका बेसिस, दोनों में क्या अंतर है, समझ में आया। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि देखो, ऑल जितना भी आपका एल्कली है वो बेसिस है, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बताओ क्या है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ठीक है, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, क्योंकि सारा बेस तो आपका पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता ना। यहां तक दिख रहा है ना, हाँ पूरा ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को सारा चीज दिख रहा है और हम कैमरे में भी चेक कर लिए, सारा चीज एकदम ओके। तो क्या होगा, पूरा चीज कंप्लीट हो गया, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार बता रहे हैं कि देखो सब्सटेंस जो होता है वो OH माइनस जो होता है दोस्तों यहाँ पर बेसिस में कॉमन होता है, और जो बेसिस जो होता है वो आर्हेनियस के इक्वेशन के अनुसार जो क्या होता है दोस्तों वहां पर कि वो OH माइनस में फर्निश करेंगे, और आपका एल्कली जो होता है वो बेसिस ही होता है, हालांकि वो पानी में डिसॉल्व होकर OH माइनस आयंस देंगे। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। और आपका क्या होता है, जो एल्कली होते हैं वो बेसिस होता है, सारे एल्कली बेसिस होंगे, लेकिन ये जो बेसिस होता है दोस्तों सब बेस जो होता है एल्कली नहीं होगा। अब और एक पॉइंट यहां पर से निकल आ रहा है कि बहुत जगह भी नहीं है तो थोड़ा इरेज तो करना होगा भाई, चलो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहां पर। अब देखो दोस्तों ये क्या चीज आ रहा है कि बेसिस को आप लोग क्या लग रहा है कि बेसिस क्या है, बेसिस है हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड ऑफ मेटल। ये जो बेस हो रहा है इसका जनरल सा ऑब्जर्वेशन क्या लग रहा है आप लोगों को कि जो बेस हो रहा है सर, ये आपका क्या हो रहा है कि जनरली क्या हो रहा है कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, ये हो रहा है कि बताओ, ये ऑब्जर्वेशन के दौरान आ रहा है आप लोगों का कि अभी तक जितना भी आप लोग बेसिस देखे हो कि आइदर वो क्या था, ऑक्साइड था, जैसे Na2O, ये भी आपका मेटल ऑक्साइड, तो ये बेसिक नेचर होगा। हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मतलब जितना भी ये बेसिस दिख रहा है आप लोग एक मेटल
रहेगा। लेकिन ये क्या हमेशा होगा? ठीक है, मेटल नहीं भी है फिर भी वो बेस है, मेटल नहीं है उसके पास फिर भी वो एक्वा सॉल्यूशन में जाके वो माइनस दे रहा है, ऐसा भी तो केसेस आ सकता है। इवन यहां पर लिखा है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हो अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो यहां पर एक चीज का नाम यहां पर लिखे हैं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो वो क्या बेस नहीं है? वो भी तो बेस है। तो बेस दोस्तों यहां पर एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी तो बेस है, लेकिन क्या ये क्या आपका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल है? नहीं है ना, बट फिर भी तो ये बेस है। तो देखो ये क्यों बेस है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है कि वो माइनस आंसर दे रहा है, सॉल्यूशन बस खत्म हो गया। तो हमेशा क्या ये होगा, ये आपका बेस होगा, ये नहीं हो सकता। आपका ऐसे भी हो सकता है कि सारा नॉन मेटल प्रेजेंट हो। तो ये आपका अगर बहुत अच्छा सवाल बनेगा ऐसा रीजन वाला, तो उसमें काम आ सकता है ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट वहां पर काम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में टूटता है दोस्तों, तो आपका क्या बनेंगे? अमोनियम आयन बनेंगे दोस्तों, अमोनियम आयन NH4 प्लस एंड OH माइनस आयन। ठीक है, ऐसे में आप लोगों को अगर पूछा जाए कि एमोनिया सर क्या है, एमोनिया क्या है, एक बेस है और एक एसिड है, तो देखो इसका आसान सा सवाल का आंसर जो है ये आप लोग बता सकते हो कि एमोनिया को जब पानी में डालेंगे तो आपको क्या होगा? यहाँ पर एमोनिया को जो पानी में डाला जाता है तो आपका बनता है यहाँ पर एमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो यहां पर से आप लोग इजीली बता सकते हो कि हाँ ये अमोनिया जो है ये आपका क्या होता है, एक होता है सर बेस होता है। एक क्या होता है? बेस होता है। ये समझ में आया? ठीक है, और भी एक दिमाग में आप लोगों को चल रहा है कि सर आप अभी बताए कि हाँ ओइच तो रहना चाहिए। अब देखो हम लोग हम लोग को पता है अल्कोहल के बारे में, हम लोग को अल्कोहल के बारे में पता है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते। हमको क्या पता है? अल्कोहल के बारे में पता है। अब देखो अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप रहता है ना दोस्तों, अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप रहता है, जैसे मान लो इथानॉल की बात हो रही है, CH3CH2OH। अब देखो यहां पर भी तो OH है, तो क्या ये भी बेस है? ये तो सोच सकते हो ना आप लोग कि हाँ यहाँ पर भी तो OH माइनस OH है सर, तो ये भी क्या बेस होंगे? देखो दोस्तों यहाँ पर ये बेस नहीं है, इट इज नॉट अ बेस। क्यों ये बेस नहीं है? क्योंकि ये नॉट गिव्स OH माइनस, ये जो OH माइनस आयन है ये यहां से नहीं देते, क्योंकि ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का ये लिगेज नहीं होता। यहां पर आप H प्लस को निकाल सकते हो लेकिन OH माइनस नहीं आएगा। तो ये अल्कोहल जो होता है OH माइनस OH ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, फंक्शनल ग्रुप, बट ये आपका बेस के हिसाब से काम नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अब देखो, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस तो बात कर लिए थे हम लोग ऑब्वियसली। एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर दोस्तों एसिड का रिएक्शंस करे तो क्या होगा? जैसे कि देखो एमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात अभी की है तो इसलिए ये चीज भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर HCl की विक्रिया होगा तो क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आपका नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, क्योंकि इस टाइप का सवाल आप लोगों का आता है। ठीक है, तो देखो ये एसिड है, ये एसिड है और ये आपका बेस है, तो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और आपका क्या बनेंगे? यहाँ पर सॉल्ट बनेंगे एमोनियम क्लोराइड और आपका क्या बनेंगे? बन जाएंगे ना वाटर बन जाएंगे सर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ? ये चीज पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा आप लोगों का? ये चीज समझ में आया? ये तो ऑलरेडी बात कर लिए थे ना हम लोग। ठीक है, तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है? एक मेटल नहीं है, मेटल पार्ट नहीं है, फिर भी ये बेस है क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है। इसका इसका भी कारण दिखा सकते हो कि हाँ ये बेस है, प्रूफ है ये, क्योंकि ये एसिड के साथ जो है ये रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, चलो अब ये क्या होगा? एमोनियम नाइट्रेट होगा, क्योंकि यहां से नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेशन आ रहा है और ये आपका बन जाएगा पानी, वाटर। तो ऐसे में करके आप लोग ये चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाँ ये बेसिस में सर इतना सारा पॉइंट अभी आपने बताया और क्या कुछ पॉइंट बाकी है अभी भी? तो दोस्तों अभी भी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बाकी है जिसका हम लोग बात अभी करने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा पानी पी सकते हो अभी। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो आप लोग। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि सॉल्ट सॉल्ट जो होता है, ठीक है, जो सॉल्ट होता है ना,
जो सॉल्ट होता है वो किस टाइप का, मतलब सॉल्ट का जो डेफिनेशन है आप लोगों के दिमाग में कि हाँ वो एसिड और बेस से बनता है सॉल्ट है, और सॉल्ट न्यूट्रल, क्या सॉल्ट क्या हमेशा न्यूट्रल ही होगा? तो क्या बोल रहे थे दोस्तों कि सॉल्ट के बारे में जो चीज आप लोगों को बताने वाले थे, क्या सॉल्ट हमेशा क्या सॉल्ट के पास ये पावर होगा कि वो एक बेस को न्यूट्रलाइज कर सके? जैसे देखो, अगर ये वाला सॉल्ट की बात किया जाए और ये इसके साथ अगर एक एसिड की रिएक्शन किया जाए तो इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसमें हालांकि कुछ नहीं होगा, ये न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, लेकिन ये भी एक सॉल्ट है। लेकिन इस टाइप का और एक सॉल्ट है जिसका नाम है दोस्तों यहां पर सोडियम कार्बोनेट। ये देखो, ये आपका एक सॉल्ट है दोस्तों, लेकिन ये क्या कर रहा है कि HCl के साथ ये रिएक्शंस कर रहा है, और HCl के साथ ये रिएक्शंस करने के बाद ये बन रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर, और साथ में बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो ये सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो सॉल्ट कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर सॉल्ट आपका इस टाइप का होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस टाइप का अगर सॉल्ट होगा दोस्तों, तो उसके पास जो है वो न्यूट्रलाइजेशन पावर होगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन पावर अगर होगा तो डेफिनेटली क्या होंगे, वो आपका बेसिस के साथ रिएक्शंस कर लेंगे, एसिड्स के साथ रिएक्शंस कर लेंगे। तो इन लोगों का नेचर कैसा है ना, इन लोगों का नेचर है बेसिक इन नेचर, ठीक है, इन लोगों का क्या नेचर है, बेसिक इन नेचर है। तो इसीलिए देखो ये जो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सब यूज करते हैं ना, जैसे जब मान लो कि एसिडिटी होता है स्टोमक में, तो उसका जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के टाइम ये यूज किया जाता है, ठीक है। जो स्टोमक में आपका एक्सेस एसिडिक आ जाता है, एसिडिक जो एसिडिटी होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं कि नहीं बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है कि नहीं बताओ। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों, ये जो सॉल्ट, ये जो बेस की रिएक्शंस होता है ना यहां पर पानी के साथ, ये आपका क्या होता है पता है, ये आपका इसमें क्या होगा, पानी के साथ जब बेस के रिएक्शंस होंगे वो आप में क्या होगा कि हीट वहां पर इवॉल्व होंगे। तो डेफिनेटली ये रिएक्शंस अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ कि ये रिएक्शंस क्या होगा ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। ये क्या होगा आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंडर में आएंगे। मतलब यहां पर क्या होगा, एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है आप लोगों का, हीट जो होता है यहां पर इवॉल्व होगा, क्या होगा, हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो बेस का अगर हम लोग मान लो कि बेस सोल्यूशन है, ठीक है, एक बेसिक सोल्यूशन है मेरे पास, ऐसे एक बेस का एक मान लो सोल्यूशन है, ठीक है, यहां पर एक बेसिक सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड था पहले, बहुत सारा OH माइनस मान लो प्रेजेंट था। अभी हम क्या कर लिए, पानी डाल रहे, एडेड वाटर। तो वाटर ऐड करने में क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ जो होगा डिक्रीज कर जाएंगे, क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, क्या ना, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कंसंट्रेशन जो है इसका वो क्या कर जाएंगे, कम हो जाएगा। इसका मतलब है सर क्या कि पहले पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा मात्रा में OH माइनस था, बट अभी वाटर ऐड करने के बाद वॉल्यूम बढ़ गया, और पर यूनिट वॉल्यूम दोस्तों OH माइनस का आयन का जो नंबर है वो गिर गया, ठीक है, वो क्या हुआ, वो घट गया वहां पर कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, हालांकि OH माइनस आयन की मात्रा जो है दोस्तों यहाँ पर नंबर ये डिक्रीज कर जाता है, कम जाता है पर यूनिट वॉल्यूम। पहले एक वॉल्यूम है मान लो ये छोटा सा वॉल्यूम, इसमें 10 OH माइनस था, अभी वॉल्यूम बढ़ गया, पानी ऐड कर लिया आप लोग, डाइल्यूशन कर दिए तो 2 4 3 मिलेंगे, ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों ना, डाइल्यूशन बोला जाता है। और ये डाइल्यूशन वाला जो प्रोसेस है ना, कंसेंट्रेटेड में आप अगर आप लोग पानी डालते हो तो ऑब्वियसली बात है वहां पर क्या होगा, कंसेंट्रेटेड में क्या होगा, पानी के साथ उसका अगर रिएक्शन हो रहा है, पानी मिला रहे उसमें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डाइल्यूशन होगा, कंसेंट्रेशन स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा, अर्थात पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसका OH माइनस आयन
घट जाएंगे। ठीक है, तो ये पीएच में भी अंतर आएंगे। पीएच के लिए हम लोग एक अलग से क्लास रखें, पूरा हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट जो है पीएच के रिलेटेड वो हम लोग डिफाइन करेंगे वहां पर। तो हर एक टॉपिक के लिए हर एक क्लास, ये सबसे बेस्ट होता है। एक क्लास में पूरा मैराथन कर दी, वो हालांकि बाद में करेंगे, बट अभी सीखने के टाइम है दोस्तों। रिवीजन के लिए सही है कि एक पूरा लगातार 5 घंटे का एक वीडियो बना दिए, सारा सॉल्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट खत्म, और सारा केमिस्ट्री का टॉपिक खत्म। ठीक है, तो वो चीज नहीं होगा। यहां पर हर एक टॉपिक में एक वीडियो होगा, और आप लोग बहुत अच्छे से सीखोगे पहले, उसके बाद रिवीजन के लिए वो चीज होगा। ठीक है, तो पहले सीखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, और ये काम करते चलो। तो चलो दोस्तों, यहां पर डायल्यूशंस की बात कर ली हम लोग। बेसिक सॉल्यूशंस का जो स्ट्रेंथ होता है, जो OH माइनस का जो आयंस का स्ट्रेंथ होता है, वो कैसे पानी के साथ, तो वो पानी को मिलाने के बाद वो कैसे डायल्यूशन, मतलब उसका स्ट्रेंथ घट जाता है, वो चीज हम लोग देख ली। अब देखो, ये आप लोगों को पता होगा कि देखो, ये सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, वो देखो जब आपका रेनी सीजन आता है, वो सॉल्ट क्या होता है, वो चार पास में जो भी मतलब आपका वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह होता है, वो क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है ना, हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक होने के बाद वो क्या करते हैं, पूरा एयर से जितना भी मतलब मॉइस्चर होता है वो डिसॉल्व कर लेता है उसको, और ये पूरा मतलब लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। डिसॉल्व होने के बाद पूरा उसमें पूरा डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अच्छा, इसमें मतलब डिजॉल्व नहीं होता, पूरा पूरी डिजॉल्व नहीं होता। यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक मतलब थोड़ा बहुत ये वाटर को लेस एक्सटेंट, थोड़ा बहुत वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और वाटर को एब्जॉर्ब करके वो थोड़ा भीगा भीगा करता है, होता है ना, आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे। और बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो अलग बात है, वो पूरा फिर लिक्विड में बदल जाता है, लेकिन नॉर्मली ये थोड़ा भीगा भीगा रहता है। तो उसमें ये जो एब्जॉर्प्शन वाली कहानी है वाटर का, वो थोड़ा लेस एक्सटेंट में होता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें हम लोग KOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इसको आप लोग ओपन में रख दो, तो ये पूरा क्या हो जाएंगे, पूरा पानी के चार पास से जितना भी मॉइस्चर है वो आपको ऐसे खींच के ले लेंगे और इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब ये लिक्विड में फॉर्म हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है इन लोगों का, ये होता है आपका डेलिक्विशेंट। क्या प्रॉपर्टी होता है, डेलिक्विशेंट। नहीं, ये डेलिक्विशेंट प्रॉपर्टी जो है इसका दिखाता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और ये यहां पर कौन सा काम करता है, जैसे सोडियम क्लोराइड में इस्तेमाल कर लो, तो मैग्नीशियम, MgCl2, इस टाइप का जो अलग अलग और भी सॉल्ट रहता है, उसके कारण ये काम होता है। तो डेलिक्विशेंट एजेंट, ये चीज याद रखना आप लोगों को। अब देखो, हालांकि एकदम फाइनल स्टेज में आ गए हम लोग, तो ध्यान देने वाली बात है कि सर यूज में नहीं बताया अभी। तो देखो, यूज के बारे में अगर आप लोगों को देखना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तब से बोल रहे, तो इसका और भी एक अच्छा नाम है, कॉस्टिक, क्या नाम है इसका, सोडा, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, इसका नाम है कॉस्टिक सोडा, इसको ध्यान रखना है, कॉस्टिक सोडा। और KOH का नाम है आपका कॉस्टिक पोटास। कॉस्टिक पोटास एंड कॉस्टिक सोडा। तो ये आपका सोप बनाने में मदद करते हैं, सोप फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर बात करें हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये आपका एंटासिड के हिसाब से काम करता है, एंटासिड। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मदद करते हैं, जिसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। इन लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सब सॉल्ट्स के ऊपर आएंगे, सोडियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह, बहुत बहुत कुछ और भी चीजें हैं जो पढ़ने के लिए बाकी है। ठीक है, तो हालांकि ये वीडियो जो है दोस्तों, बेसिस के लिए हर एक एस्पेक्ट्स को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है ये वीडियो, एंड ऑब्वियसली अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक, हर कोई जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, हर एक लाइक कर दो और शेयर कर दो अपना स्टेटस में। ओके, और जो भी जान पहचान वाला स्टूडेंट्स है, आप लोगों फ्रेंड्स, उन लोगों को बोलो कि हाँ ये चीज एकदम ऑथेंटिक है एंड पूरा एकदम फैक्ट। ठीक है,
और बहुत काम का वीडियो है। आप लोग अगर बहुत शिद्दत के साथ ये वीडियो देखोगे, क्या लगता है आप लोग कुछ और पढ़ने का बाकी है? काफी है, बस क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, क्वेश्चन लगा लो। इतना कॉन्सेप्ट हम लोग कोई नहीं बताएगा जितना आराम से पढ़े हम लोग। अभी देखो पूरा जर्नी को कंप्लीट किया, एक घंटा के आसपास हो गया, देखने तो कितना टाइम हुआ। हाँ 51 मिनट्स दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बहुत स्कोरिंग वीडियो है, आप लोग नंबर स्कोरिंग वीडियो है। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से इसमें क्लास में इन्वॉल्व थे एंड नोट्स भी बनाए, और आगे में ऐसा ही बहुत अच्छा अच्छा और भी क्लास आप लोग के लिए लेके आएंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को साथ जो है इसको शेयर कर लो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एंड बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते चलो, रिवाइज करो एंड मतलब खुश रहो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, बिंदास रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ करवाएंगे यहां पर, ठीक है। सब क्लास का सब टॉपिक्स का वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है आप लोग का। बस आप लोग अपना काम जो है पढ़ाई करते चलो शिद्दत के साथ। चलो भाई टेक केयर, रखते हैं आज अभी, बाय।